हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये नगर पालिका एक्ट है ना, जो 2009 वाला, ये पूरा एक्ट पढ़ाऊँगा अपने इस चैनल के ऊपर। तो आप सभी, अगर आपने ईओ की तैयारी शुरू नहीं करी है तो आप इस चैनल के ऊपर आकर ईओ की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इसी चैनल के ऊपर पूरा का पूरा एक्ट पढ़ाने को मिलेगा फ्री के अंदर, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं शुरू करता हूँ। पूरा इसके अंदर पूरा पार्ट भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि जो जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है 2009, अब ये एक्ट 11 सितंबर 2009 को लागू हुआ था। मतलब जैसे कोई भी एक्ट बनता है ना, तो लास्ट के अंदर राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, और फिर राज्यपाल उसको एक्ट के रूप में मान्य, फिर वो मतलब एक्ट के रूप में मान्य हो जाता है। तो अपने ये एक्ट अपना सिलेबस के अंदर है, ईओ के अंदर। तो इस एक्ट को पूरा पढ़ेंगे, और जो ये सोर्स है मैं सीधा इस एक्ट को ही पढ़ा रहा हूँ। तो अपने को इस एक्ट को ही पढ़ना है, कोई शॉर्ट नोट वोट्स नहीं पढ़ना। ये ज़्यादा बड़ा नहीं पड़ेगा, ये काफ़ी 350 पेज का, लेकिन इसको इतना शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा। और आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, तो आपके ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगी इसको पढ़ने में, रिवाइज करने के अंदर। और ये बहुत सिंपल है, आसान भाषा में। अभी आप देखिए, शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि टोटल 17 अध्याय है इसके अंदर, और 344 धाराएं हैं। तो अपन 17 अध्याय और 344 धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। और इसके जो है, और इसके अंदर लगभग 6 के आसपास इसके अंदर अनुसूचियाँ हैं, मतलब जिनके अंदर कामों को ऐसे ही डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो अपन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, अध्याय 1। अब इस एक के अंदर क्या है, इस एक अध्याय के अंदर 2 धारा है। तो धारा 1 है ये। इस धारा के अंदर तो संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ दिया गया है। क्या है कि संक्षिप्त नाम क्या है, इस अधिनियम का नाम है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। ये तो इसका नाम आ गया। और इसका प्रसार कहाँ कहाँ होगा, इसका प्रसार होगा कि छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा। समझ गए। तो मतलब जो छावनी एरिया होते हैं ना, जहाँ पे आर्मी का एरिया होता है, वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा, वहाँ नगर पालिका नहीं बनाई जा सकती, और यहाँ नगर पालिकाओं के नियम भी नहीं चलेंगे। और उसके अलावा बाकी सारे राजस्थान में ये चलेगा, ठीक है। और फिर लिख रखा कि इसका प्रारंभ कब होगा, ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करे, और ये तारीख है 11 सितंबर 2009, ठीक है। तो धारा 1 के अंदर क्या है, संक्षिप्त नाम है, प्रसार और प्रारंभ है, ठीक है। धारा 1 क्लियर हो चुकी है। अब अपन इसी की धारा 2 के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 की। अब धारा 2 के अंदर दी गई है परिभाषाएं। अब इसके अंदर बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो लगभग आज की क्लास के अपन हम इस परिभाषाओं के बारे में ही बातचीत करेंगे। तो आप ये परिभाषाएं देखिए कि इन परिभाषाओं के अंदर एक एक करके पढ़ेंगे। इनमें से लगभग 2-3 क्वेश्चन तो आसानी से आपको देखने को मिलेंगे परिभाषाओं से, और मैं सीधी सारी परिभाषाएं पढ़ाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट होगी अपन उनको याद कर लेंगे, एक बार रीडिंग सारी की लगा लेंगे, ठीक है। अब पहली परिभाषा क्या है, इसमें लिख रखा है कि संप्रेक्षक। संप्रेक्षक अपन बोलते हैं ऑडिटर को, ठीक है। तो ऑडिटर होता है। तो अब संप्रेक्षक कौन होगा, संप्रेक्षक होगा कि राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा एक्ट है 1954 का। इस एक्ट के अंदर इसको परिभाषित किया गया है। तो अपने को ऐसे याद रखना है कि पूछ ले कि संप्रेक्षक या ऑडिटर मतलब कहाँ से लिया गया है या क्या है। तो अपने को याद रखना है कि राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम 1954 है, इसके अंदर से संप्रेक्षक शब्द लिया गया, ठीक है। अब दूसरी, ऐसे ही दूसरी परिभाषा है कि पिछड़ा वर्ग। तो अब नगर पालिका इस एक्ट के अनुसार पिछड़े वर्ग में कौन कौन आएगा, तो इसके अंदर आएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, मतलब जैसे कि हो गई एससी और एसटी हो गई, इनको छोड़ दो। और इनके अलावा नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए। मतलब एससी एसटी को छोड़ के गवर्नमेंट बताएगी, और इस एक्ट के अंदर बताएगी कि भाई ये लोग पिछड़े वर्ग है, तो उनको पिछड़ा वर्ग माना जाएगा, ठीक है। तो पिछड़े वर्ग में आपको ध्यान नहीं रखना कि एससी एसटी नहीं आएगी, क्योंकि उनको अलग से परिभाषित कर रखा है, ठीक है। 2 परिभाषाएं हो गई। अब ऐसे ही मेन अब देखो जनरल परिभाषाएं आपको एक बार पढ़ने में भी याद हो जाएगी, जो इंपॉर्टेंट होगी उनको और अपन हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। अब तीसरी है कि तुलन पत्र, जिसको बोलते हैं अपन जनरली बैलेंस शीट बोलते हैं। तो अब ऐसे बैलेंस शीट का अपन इतना याद रखना कि धारा 92 में, धारा 92 है ना, धारा 92 के अंदर है बैलेंस शीट, तुलन पत्र। तो ऐसा सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुलन पत्र नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है। तो अपने को याद रखना है कि धारा 92, ठीक है। दूसरा आ गया कि जीव चिकित्सा अपशिष्ट क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं इसको। तो ऐसा कोई अपशिष्ट जो मानवों या पशुओं के निदान, उनका कोई ट्रीटमेंट करे, उनका उपचार करे, या उनका प्रतिरक्षण टीका का कुछ भी उपचार करे, उस या कोई रिसर्च करे, उनके दौरान जैव पदार्थों के उत्पादन करे, मतलब किसी जैसे कोई फार्म वार्म लगा रखा है पेट जानवरों का, पशुओं की कोई डेयरी वेरी खोल रखी है, या कोई पशुओं का हॉस्पिटल है,
उसके उस टाइम पे जो अपशिष्ट होगा उसको जीव चिकित्सा अपशिष्ट में कहेंगे। ठीक है, जैसे मानव शारीरिक अपशिष्ट होगा, मनुष्य का जो अपशिष्ट होगा वो आएगा इसके अंदर, और पशु अपशिष्ट आएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट आएगा, अपशिष्ट तीक्ष्णाग्र आएगा। ठीक है, फेंकी गई औषधियाँ आ जाएगी, दवाइयाँ फेंक देंगे वो आ जाएगी, कोशिका आविष आ जाएगा जो वेस्ट मटेरियल होगा, ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट, मतलब इसके अंदर सारे अपशिष्ट आएंगे, भस्मन राख, जली हुई राख वगैरह आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा आ जाएगा रासायनिक अपशिष्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इसके अंदर आ जाएगी जीव चिकित्सा अपशिष्ट के अंदर। ये जनरल है, कोई नहीं पूछेगा, एक बार बस अपने रीडिंग के लिए पढ़ लो। अब अपनी शुरू के अंदर इसमें यह ध्यान रखना है कि एक तो ये जो ऑडिटर है ये 1954 के एक्ट से लिया गया। ठीक है, और पिछड़े वर्ग में SC ST नहीं आएगी, तुलन पत्र धारा 92 के अंदर आएगा। ठीक है, और इसके अलावा पुल, जैसे बोल दिया कि पुल है तो एक्ट में पुल का मतलब होता है पुलिया, पुलिया को पुल बोलेंगे। सिंपल सी बात है, इसको कोई खास ध्यान करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आ गया बजट प्राक्कलन। ठीक है, अब बजट प्राक्कलन में क्या होता है कि धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राक्कलन। तो वैसे सीधा सिंपल है, जैसे धारा 92 के अंदर ये आ रहा था ऊपर अपने, ठीक है, तुरंत बैलेंस शीट आ रही थी, तो ऐसे ही अपने को याद करना है कि धारा 87 के अंदर बजट प्राक्कलन है। ठीक है ना, बजट एस्टिमेट जो होता है अपना वो इसके अंदर धारा 87 के अंदर आएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें याद करनी है अपने को, उसकी धाराएं याद करनी है क्योंकि सीधे धाराओं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अब आ गया बजट अनुदान। अब बजट अनुदान से क्या मतलब है कि किसी बजट प्राक्कलन के व्यय पक्ष में किसी वृत्त, ठीक है, नगर पालिकाओं द्वारा अंगीकृत कुल राशि विपरीत है और इसमें अधिनियम तदनीत। अब आपको इससे इतना सब इसके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है खास, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं बजट अनुदान के अंदर। सिंपल नहीं, इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो जनरली जैसे पुराने पेपर को ऊपर देखेंगे, ईओ का पेपर देखा तो उसके अंदर ये है कि या तो ऐसे धारा के या ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, इसके अंदर है कि बजट अनुदान में क्या है कि जितना व्यय किया जाएगा उसके द्वारा बजट के अंदर, ठीक है, नगर पालिका के द्वारा जितनी राशि वो की जाएगी नगर पालिका द्वारा अंगीकृत की जाएगी। ठीक है, इस अधिनियम के जो नियम है उनके अनुसार, तो जिसमें बढ़ोतरी हो सकती है, कटौती हो सकती है, तो वो सीधा बजट अनुदान होता है, बजट अनुदान। ठीक है, बजट में दिया गया पैसा। ठीक है, अब भवन निर्माता या विकासकर्ता। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एक ही है, या तो भवन निर्माता पूछ ले या विकासकर्ता पूछ ले। तो ये कौन होता है, सीधा से बात है कि ऐसा कोई अभिकरण, अभिकरण का मतलब होता है जैसे कोई भी एजेंसी हो गई, कोई भी ट्रिब्यूनल हो गई जो कोई काम करती हो, या व्यक्ति कोई भी हो सकता है भवन निर्माता या विकासकर्ता, जिसने अपनी स्वयं की भूमि पर या किसी करार के दिन कोई मतलब वो एग्रीमेंट करके किसी की भूमि ले रखी, उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स निर्माण कर दिया हो। ठीक है, भवन निर्माता कौन होगा, जो खुद की भूमि पर बना दे या किसी दूसरे की भूमि पर भवन बना दे, उसको भवन निर्माता बोलेंगे, या विकासकर्ता भी उसी को बोलेंगे। ठीक है, सिंपल परिभाषा है। भवन क्या होगा, अब भवन किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी भी सामग्री से निर्मित कोई संरचना अभिप्रेत है। अब भवन में क्या होता है आपको भी पता है, इसको ज़्यादा मतलब ऐसे लोड लेने की जरूरत नहीं है, जैसे नींव, प्लेन दीवारें, फर्श, छतें, चिमनियाँ, चबूतरे, बरामदे, बालकनी, ये सब भवन के अंदर होगी। ठीक है ना, और जैसे 3 मीटर से कम ऊंचाई तक की जो दीवार होगी उसको छोड़ देंगे, 3 मीटर से ऊंची अगर कोई दीवार होती है तो उसको भवन के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, और अब ये सब तो भवन में होता है, आप सबको पता है, ये काम की चीज़ नहीं। काम की चीज़ बस इतनी सी रखना कि इसमें कोई तंबू, सामियाना या तिरपाल आश्रय नहीं, मतलब कोई टेंट ताड़ के तंबू बना के कोई झोपड़ी घर वर बना रखा उसको अपन भवन में नहीं मानेंगे। ठीक है, ये भवन की परिभाषा हो गई। अब देखिए आप बिल्कुल सरल है, कोई जोर नहीं आ रहा है, बिल्कुल 10 परिभाषाएं हो चुकी है। तो ऐसे करते करते में 60-70 परिभाषाएं बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी आपको। आप बस ध्यान लगा कि इस क्लास को देख लीजिए, इससे बाहर प्रश्न जाएगा नहीं, क्योंकि एक्ट के अंदर से ही सीधे प्रश्न बनेंगे। अब हो रहा है कि भवन स्थल, भवन स्थल कौन सा होगा, भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए धारित भूमि का कोई भाग अभिप्रेत है। अभिप्रेत का मतलब होता है कि इसमें ऐसा बताया गया है। तो भवन स्थल का मतलब होगा कि भवन का निर्माण करने के लिए कोई जगह छोड़ रखी है ना, वो भवन स्थल होगा बस। उपविधि क्या होती है, इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियां अभिप्रेत, मतलब जो ये एक्ट है ना, इस एक्ट के अंदर लिखा गया है कि ये उपविधि है। ठीक है, तो वो उपविधि होगी बस, सिंपल, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जनरली। अब जैसे पूछ ले कि अध्यक्ष क्या है, तो नगर पालिका बोर्ड के तो मामले में तो होता है अध्यक्ष, नगर परिषद में होता है सभापति, और नगर निगम के मामले में होता है महापौर या मेयर। ठीक है, तो आप दो ये चीज़ें जनरली ऐसे मिला सकता है, कैसे ऐसे क्वेश्चन दे दे कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, और इनके सामने लिख दे कि अध्यक्ष, सभापति, महापौर मिलाइए। तो जो नगर पालिका होती है उसके तो जो होता है अध्यक्ष, उसको अध्यक्ष ही कहते हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहेंगे, और नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहेंगे। ठीक है, अब होगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ठीक है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन होगा, अब ये 3 चीज़ आती है वापस, क्योंकि त्रिस्तरीय संरचना बना रखी है अपनी नगर पालिकाओं की।
तो पहली जैसे नगर निगम, नगर निगम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन होगा? वो होगा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, या आयुक्त, आयुक्त बोलते हैं कमिश्नर को। ठीक है, तो नगर निगम के मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन होगा? या तो सीईओ होगा या कमिश्नर होगा। ये दोनों नगर पालिका के मतलब नगर निगम के मुख्य नगर पालिका अधिकारी होंगे। नगर परिषद के मामले में कमिश्नर होगा और नगर पालिका बोर्ड के मामले में कार्यपालक अधिकारी होगा। ठीक है, तो अब आपको ये ऐसे लग रहा है कि थोड़ा मतलब तेज़ी से या जल्दी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, तो आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से याद हो जाएगी, बस आप इनको ध्यान लगा के देखते रहिए। ठीक है, ज़्यादा जल्दी पढ़ेंगे एक्ट को, मतलब ये लगभग 30 घंटे में आसानी से एक्ट पढ़ा जा सकता है। तो मैं 1 घंटे में पहला चैप्टर पढ़ा दूंगा, तो लगभग 20-30 वीडियो के अंदर ये पूरा एक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, अब आ गया पूर्ण दिवस क्या है। अब देखो सिंपल सिंपल परिभाषाएं एक बार पढ़ने में क्लियर हो रही है। पूर्ण दिवस होता है कि जब इस अधिनियम में किसी भी मतलब जैसे कि रविवार और अन्य अवकाश के दिन में समझे, जैसे क्या होता है कि कोई भी कार्य करने के लिए नगर पालिका में टेंडर जारी हुआ या कोई नोटिस आया, तो उस नोटिस के अंदर लिखा गया है कि ये बात 20 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में तुम्हारा काम करना है। तो पूर्ण दिवस जारी कौन सा होगा? इसके अंदर ना तो 20 को गणेंगे और ना 25 को गणेंगे। 21, 22, 23, 24, इसके अंदर 4 पूर्ण दिवस होंगे, क्योंकि 25 के दिन भी वो नोटिस की आखिरी तारीख उस दिन भी काम नहीं होगा। 20 को तो नोटिस आया ही, उसके बाद स्टार्ट होगा, तो कंप्लीट डे का मतलब हो। अब इसके अंदर चाहे बीच के अंदर रविवार की छुट्टी आ जाए, चाहे कोई अन्य अवकाश आ जाए, लेकिन ये सब शामिल होंगे। ठीक है ना, तो ये पूर्ण दिवस के अंदर होगा। और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स से होता है कि अगर वाणिज्यिक उपयोग कर रहे हो, जैसे कमर्शियल उपयोग कर रहे हो, दुकानें चला रहे हो, शोरूम चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर कम से कम 25 या उससे ज़्यादा यूनिट होनी चाहिए। मतलब जैसे 25 कमरे हैं, 25 छोटे मोटे शोरूम है, हॉल है, 25 यूनिट है, छोटा ग्रुप है बना हुआ बिल्डिंगों का, तो उसको एक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे अगर वाणिज्यिक उपयोग हो रहा है। और अगर उसका आवासीय उपयोग हो रहा है, मतलब रहने के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो उसे 10 या अधिक इकाइयों से मिलकर बना कोई भवन अभिप्रेत है। ठीक है, 10 यूनिट होनी चाहिए कम से कम, तो 10 यूनिट के अंदर आराम से चल जाएगा, इसको कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं अपन। तो नगर पालिका अधिनियम के अनुसार इसकी क्या होगी, ये मतलब परिभाषा क्या होगी? सिंपल सी परिभाषा देखो कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स की परिभाषा होती है कि वाणिज्यिक उपयोग में तो 25 यूनिट और आवासीय के मामले में 10 यूनिट। ठीक है, अब निगम पार्षद क्या होता है? निगम पार्षद बोलते हैं नगर निगम का कोई सदस्य। अपन जनरली क्या करते हैं कि सभी को, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, सभी के सदस्य तो उनको सबको पार्षद बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नगर निगम का सदस्य होगा उसको तो बोलेंगे निगम पार्षद। पार्षद बोलेंगे नगर परिषद का कोई सदस्य होगा। समझ गए? तो ये दोनों में अलग अलग है। अपन सभी को पार्षद बोलते हैं, लेकिन नगर निगम के सदस्य को तो निगम पार्षद बोला जाता है, और नगर परिषद होता है उसका सदस्य होगा उसको पार्षद कह देंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, याद रखना, ऐसे जनरली पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में अगली परिभाषा आ जाएगी डेयरी। अब डेयरी आप सबको पता है, ऐसे तो है नहीं कि मतलब आप ना तो दूध खाते हो, छाछ खाते हो, सारी चीज़ें खाते हो। तो डेयरी में नगर पालिका के अनुसार डेयरी कौन कौन सी होगी? जिस कोई ऐसा फार्म हो, पशुशाला हो, गौशाला हो, दूध का भंडार हो, दूध की दुकान हो, जहाँ पे दूध बेचने के लिए लाया जाता हो और मतलब विक्रय किया जाता है। सीधी सी बात है कि जैसे डेयरी के अंदर है कि जैसे अपन जनरली अपने को लगता है कि जहाँ दूध बेचते हैं दुकान होती है वही डेयरी होती है, लेकिन नगर पालिका एक्ट के अंदर गौशाला को भी डेयरी बता रखा है, क्योंकि वहाँ दूध की सप्लाई हो रही है। और दूध का भंडार उसको भी दूध वो बताया जा रहा है, पशुशाला है उसको भी बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसा फार्म मतलब जहाँ भी दूध बेचा जा रहा है खुला, ठीक है, उसको डेयरी कहेंगे। और या डेयरी किसको कह सकते हैं? जो मक्खन बेचता हो, घी बेचता हो, पनीर, दही, शुष्क मतलब जो पाउडर आता है दूध का पाउडर, और साफ टोंड दूध, ये सब बेचता हो, उसको डेयरी कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन शामिल नहीं है ये देखना आप, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको तो डेयरी में तो पता है, ये ध्यान रख लो कि डेयरी के नगर पालिका एक्ट के अनुसार डेयरी में पशुशाला, गौशाला, दूध का भंडार, ये सब शामिल है। लेकिन इसके अंदर शामिल कौन नहीं है? इसके अंदर एक तो शामिल नहीं है कि कोई दुकान जिसके अंदर दूध का विक्रय केवल परिसर के भीतर उपयोग के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग है और उसमें दुकान खोल रखी है, घर घर के लोग ही अपने ही दूध निकालते हैं, इकट्ठा करते हैं, आपस में घर में खा लेते हैं, तो वो बेच नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि अपने घर घर के अंदर ही बेच रहे हैं, आपस के अंदर ही, तो इसको डेयरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए खुली नहीं है वो। दूसरा किसको डेयरी नहीं मानेंगे? ऐसी कोई दुकान हो
या अन्य स्थान हो जहाँ से दूध का वातरक्षिक रूप से बंद और बिना खुले पात्रों में उसी मूल स्थिति में विक्रय आपूर्ति की जाती है जिसमें वह ऐसी दुकान या अन्य स्थान में प्रथम बार प्राप्त होता है। इसका मतलब है सारी बात का कि ऐसी कोई दुकान जहाँ से सीधा दूध पैकिंग आ रहा है, उसको ना तो खोला जा रहा है, जैसे कोई मॉल है, मॉल के अंदर हो रखी है, कोई दुकान खोल रखी है, वहाँ आपको सीधा दूध का पैकेट मिल जाएगा, जनरली कोई दही दही का डिब्बा मिल सकता है, लेकिन वो वातरक्षी का मतलब होता है एयर टाइट है, वो खुला नहीं है, और जैसा मॉल में आया था गाड़ी से मॉल वाले ने लिया वैसा ही आगे सप्लाई कर दिया, ना तो उसने खोला ना कुछ किया। तो मतलब इसको अब उस मॉल वाली दुकान को अपन डेयरी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। मतलब जैसा दुकान में पहली बार प्राप्त होता ना वैसा का वैसा ही उसने आगे बेच दिया, उसने कुछ किया ही नहीं, ना और कोई ज़्यादा चीज़ें मिल रही है उसके वहाँ, ठीक है। तो इसको अपन जैसे कोई परचूनी की दुकान वाला है जनरली आदमी, अब वो थोड़ा बहुत पैकिंग दूध ले लेता है, या जैसे दूध का पाउडर आता है और पैक माल आ रहा है मतलब वातरक्षिक है, उसको आगे सप्लाई कर रहा है, तो ये इसको डेयरी नहीं बोली जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ डेयरी के अंदर नहीं आती। एक तो ऐसी दुकान जो अपने घर घर में ही बेचे और मतलब उसके परिसर के अंदर ही, और दूसरा जहाँ पे मतलब सामान बिना खुला हुआ हो, मतलब पैक के अंदर आए और पैक के आगे निकल जाए, तो उसको डेयरी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो डेयरी की परिभाषा हो गई। अब आगे की परिभाषा देखते हैं। अब इसमें बता रखा कि खतरनाक रोग। खतरनाक रोग से क्या मतलब है। खतरनाक रोग में एक तो हैजा होता है, ठीक है, एक प्लेग होता है, एक चेचक होता है, एक प्रमस्तिष्क सुषुम्नावरण शोथ होता है। इसको बोलते हैं अपने सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो मेनिंजाइटिस होती है, ब्रेन की झिल्ली मतलब दिमाग की झिल्लियों के अंदर बुखार आ जाता है और उनके सूजन आ जाती है, ये वो रोग होता है। इसको भी खतरनाक रोग के अंदर कर रखा है। हैजा आप सब जानते हैं, हैजा के अंदर क्या होता है, आदमी को दस्त हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, ठीक है ना, ये हैजा के अंदर हो जाता है। प्लेग क्या होती है, प्लेग जो स्तनधारी छोटे जानवर होते हैं उनके काटने से होती है। चेचक होती है, चेचक को बोलते हैं जनरली बड़ी माता बोलते हैं, ठीक है, बड़ी माता जो माता आ जाती है इसको चेचक बोलते हैं। डिप्थीरिया हो गया, क्षय रोग हो गया जिसको अपने टीबी बोलते हैं, ठीक है। और ये इसके बाद में क्या आ गया, इसके बाद में आ गया कुष्ठ रोग हो गया, ठीक है, जिसको लेप्रोसी बोलते हैं। तो आप ये सब पता है। और इन्फ्लुएंजा आ गया, इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस के द्वारा रोग होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद में आ गया मस्तिष्क कलाशोथ। इसको बोलते हैं कि वो ब्रेन में मतलब वो हो जाती है, क्या बोलते हैं रे, ब्रेन मेनिंजाइटिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ एनसीफेलाइटिस बोलते हैं इसको, एनसीफेलाइटिस, ठीक है। और फिर पोलियो आ गया, और उसके बाद में उपदंश, इस उपदंश को बोलते हैं सिफिलिस, ठीक है। तो ये सारे रोग है, ये खतरनाक रोग के अंदर परिभाषित कर रखे हैं इसके द्वारा, ठीक है। और कोई भी अन्य महामारी, स्थानिक मारी जिसको एंडेमिक बोलते हैं, एपिडेमिक आ गई महामारी, या संक्रामक रोग जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा खतरनाक रोग के रूप में मतलब, या ऐसी कोई बीमारी जिसको गवर्नमेंट घोषित कर दे इस एक्ट के द्वारा, या और कोई दूसरा नियम बना के कि ये बीमारी महामारी है, तो उसको खतरनाक रोग के अंदर माना जाएगा, ठीक है। और ये हैजा, प्लेग, चेचक, ये सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस आ गया, डिप्थीरिया आ गया, टीबी आ गई, कुछ लेप्रोसी आ गया, इन्फ्लुएंजा आ गया, और ये आ गया पोलियो आ गया, और ये क्या बोलते हैं सिफिलिटिस आ गया, सिफिलिस आ गया मतलब, ठीक है। और अभी आ गया कि पार्किंग स्थान में की न्यूनता। अब इसको बोलेंगे कि पार्किंग की न्यूनता मतलब, जैसे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किन्हीं भी गैर आवासीय भवनों, जैसे कोई भी गैर आवासीय भवन हो जहाँ रहते नहीं हो, जिनमें कॉम्प्लेक्स और संस्थागत भवन हो जाएंगे, कोई इंस्टीट्यूट चल रहा हो, कोई भवन हो, कॉम्प्लेक्स चल रहा हो, चाहे वे आपराधिक रूप से मतलब जैसे वो बिना अथॉरिटी के ही बने हुए हो, या भूमि के उपयोग के परिवर्तन द्वारा निर्मित हो, जैसे कोई भूमि उपयोग का परिवर्तन मतलब जैसे कोई कृषि भूमि थी उसको बना के वहाँ उसको बदल के और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना दिया, कोई इंस्टीट्यूट बना दिया, इन सब के अंदर इनके अंदर विभिन्न प्रकार के यानों के लिए निमित्त बनाई गई उपविधियों के अधीन यथा, इसके अंदर मतलब ये कहना ये चाहता है इस पूरी बात का सारी है कि ऐसे भवन हो तो इन सब के अंदर पार्किंग के लिए स्थान रखना अनिवार्य है, ठीक है ना। उपलब्ध कराने में रखी गई न्यूनता कि तुम्हें कम से कम इतना स्थान तो तुम्हें पार्किंग के लिए रखना ही पड़ेगा,
ठीक है ना। तो ये होता है पार्किंग स्थान की न्यूनता से मतलब है कि कम से कम इतना न्यूनतम स्थान रखना पड़ेगा तुम्हें इनके अंदर, चाहे तुम्हारी मतलब तूने बिना अथॉरिटी के, चाहे तुम्हारी मतलब वो बिल्डिंग चाहे अपराधिकृत रूप से बनाई हुई हो, कृषि भूमि को बदल के वहाँ बनाई हो, कहीं भी बनाई हुई हो, लेकिन वहाँ पार्किंग की जगह तो रखनी ही पड़ेगी। एक्ट में ऐसा बता रखा। अब एक्ट के अनुसार निदेशक कौन होगा, डायरेक्टर कौन होगा, स्थानीय निकाय का, मतलब जो ये लोकल बॉडीज है, नगर पालिकाएं होती है, इनमें डायरेक्टर किसको बोलेंगे। इसमें होगा कि राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन निदेशक माना जाएगा। ठीक है। और होगा कि स्थानीय निकायों के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत आयुक्त के रूप में किसी को कमिश्नर लगा दे, आयुक्त बना दे, या किसी को डायरेक्टर बना दे गवर्नमेंट, या किसी अन्य पदनाम से पदाभिहित उसका कोई अन्य अधिकारी, या कोई दूसरे नाम से किसी अधिकारी को बैठा दे, तो इन सबको डायरेक्टर माना जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज़ है, कोई ऐसी जनरली पढ़ लो एक बार रीडिंग के लिए, इसको कोई नहीं पूछेगा। अभी आ गए वेन। वेन को अपने अंग्रेजी में कहेंगे इसको डिस्पोजल। ठीक है, डिस्पोजल मतलब आप समझते हो निष्पादन। तो किसी भी चीज़ का निष्पादन कैसे करेंगे, तो निष्पादन का मतलब वेन का मतलब क्या है, वेन का मतलब है भूजल, सतही जल और चारों ओर की वायु की गुणवत्ता का संदूषण निवारण करने के लिए विनिर्दिष्ट उपायों के अनुसार नगरपालिका ठोस अपशिष्टों का अंतिम वेन अभिप्रेत है। इसका मतलब है सीधा सीधा कि नगरपालिका जो ठोस अपशिष्टों का निष्पादन करेगी ना, मतलब उनका जो उनको ठिकाने लगाएगी, जो कचरा निकल रहा है ठोस कचरा, उसका निष्पादन करेगी, तो उसके अंदर भूजल, जमीन का जल, सतही जल, कोई झील का जल, तालाब का जल, और चारों ओर की वायु की गुणवत्ता खराब नहीं होनी चाहिए, उनको प्रदूषित नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से उसका निष्पादन करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, ये निष्पादन का मतलब है नगरपालिका एक्ट के अनुसार। और अब इसके अंदर अगली परिभाषा में दिया गया जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब जिला मजिस्ट्रेट से क्या मतलब है, जिला मजिस्ट्रेट से है कि जो होती है ना क्या, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी बोलते हैं इसको, जनरली अपन बोलते हो, सुना होगा वकीलों को कि सीपीसी की धारा ये वो। तो ये जो सीपीसी एक्ट है ये 1973 का है। ठीक है, इसकी धारा 20 के अधीन जिस आदमी की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट के रूप में की जाएगी उसको जिला मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। ठीक है ना। डीएम, कि डीएम कौन होगा इस एक्ट के अनुसार, तो होगा कि सीपीसी 1973 का जो एक्ट है ना, इसकी धारा 20 के अधीन जिस आदमी को जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा वो जिला मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है ना। तो ऐसे पूछ ले कि जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा है, तो अपने को याद रखना सीपीसी का एक्ट है ना जो 1973 का, उसकी धारा 20 के अनुसार ही नियुक्त किया जाएगा इस आदमी को। ठीक है। अब देखो नाली की परिभाषा दे रखी है। अब नाली की परिभाषा पढ़ी पढ़ाई है, इसको क्या ही पढ़ोगे, मल, नाली, पाइप, खाली जल सारणी, कोई भी अन्य मैला पानी, मल, दूषित जल, वर्षा जल, अधोजल, ये बहराव। ठीक है, शौचालय, पात्र, टैंक, एंज, होज, प्लस टैंक, अन्य फिटिंग है, तो ये नाली छोड़ो, तो अपने को पता है नाली क्या होती है। अभी देख लो कि कार्यपालक समिति, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये क्या होती है। इसके अंदर देखेंगे अपन कि धारा 55 में निर्दिष्ट कार्यपालक समिति, सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कार्यपालक समिति कौन सी धारा के अंतर्गत है, तो अपने को याद करना है कि धारा 55 के अंदर कार्यपालक समिति है। ठीक है, इन धाराओं के मैं लिख के आपको लास्ट के अंदर शॉर्ट नोट दे दूंगा। ठीक है ना, और लास्ट में एक बार पूरा रिवीजन करवा देंगे धाराओं का, मेन धारा छांट के। ठीक है, स्टार लगाते चलते हैं, इनका एक बार दोबारा देख लेंगे। तो कार्यपालक समिति कौन सी में है, धारा 55 में। अब देखो वित्त आयोग आ गया। ठीक है, अब वित्त आयोग क्या है, अब यहाँ जो जो परिभाषाएं आ रही है हर चीज़ की परिभाषा लिख के दे रखी, क्योंकि अगर अपन नगर पालिका में काम करना चाहते हैं, जैसे ईओ बन जाएंगे, तो उसके अंदर अपने को ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। ये एक्ट के अनुसार जो जिस कानून के अनुसार शासन होगा नगर पालिका में, उसमें इन चीज़ों को किस रूप में परिभाषित कर रखा है। वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जय, जिसको बोलते हैं 243 आई, ठीक है, के अधीन गठित वित्त आयोग भी रहते हैं। अब सीधा सीधा लिख रहा है इसके अंदर वित्त आयोग कौन सा है, 243 आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल है ना, आर्टिकल 243 आई के अंदर जो लिख रखा है कि वित्त आयोग का गठन होगा, वही वित्त आयोग होता है। ठीक है, सिंपल पूछ सकता है वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में, 243 आई में। ठीक है, आपको याद रखना। फिर हो गया वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या होता है, धारा 92 के अधीन तैयार होता है। ठीक है, तो वित्तीय विवरण कहाँ होता है, धारा 92 में। इसके अंदर क्या होता है, वित्तीय विवरण। धारा 55 में कार्यपालक समिति। ठीक है, और ये सीपीसी की धारा 20 थी 1973 वाले एक्ट की, इसके अंदर डीएम को परिभाषित कर रखा है। ठीक है, अब आ गया इसमें बता रखा कि अग्निशमन दल कौन सा होगा,
मतलब फायर ब्रिगेड वाले आ गए, धारा 256, ठीक है ना। जो फायर ब्रिगेड आएगी ना वो 256 धारा के अंतर्गत आई जाएगी, ठीक है। ये याद करना बस, इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब आ गया अग्निशमन संपत्ति। अब अग्निशमन जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनकी संपत्ति कौन कौन सी होगी? उनकी संपत्ति देखो सारी चीज़ें आएंगी अग्निशमन वालों के पास क्या क्या होती है। उनकी दमकल के अंदर आएंगे, जो भूमि आएगी वहाँ जमीन होगी वो भी इनकी संपत्ति आएगी, भवन होंगे वो आएगी, दमकल का इंजन होगा, गाड़ी होगी, औजार होंगे, हाइड्रेटर होंगे, उपकरण होंगे, मतलब अग्निशमन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं चाहे कुछ भी हो, ये सारी वस्तुएं अग्निशमन की संपत्ति के अंदर आएगी, ठीक है। अग्निशमन के संबंध में प्रयुक्त मोटरयान और परिवहन के अन्य साधन, ठीक है। अग्निशमन के संबंध में प्रयुक्त मोटरयान हो गई, गाड़ी हो गया, परिवहन साधन, वर्दियाँ उनकी, ड्रेस हो गई, रेक के बेज हो गए, ये सारे अग्निशमन की संपत्ति में आएगी। मतलब आग बुझाने वाले कर्मचारी जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो सब अग्नि फायर ब्रिगेड वालों की संपत्ति है, ठीक है। इतना ध्यान रखो, सिंपल चीज़ें, ये एक बार पढ़ेंगे, मेन मेन चीज़ें याद करने वाली, इनको याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आ गया कि दमकल के अंदर कौन सा होगा, ठीक है। दमकल के अंदर होगा राज्य सरकार द्वारा दमकल केंद्र के रूप में साधारणतः या विनिर्दिष्ट रूप से घोषित की गई कोई चौकी स्थान, जिसको गवर्नमेंट घोषित कर दे कि ये दमकल केंद्र है, वही दमकल केंद्र होगा। इसको कोई ऐसी चीज़ें कोई नहीं पूछेगा, सिंपल सी। अभी आ गया परिसंकट में अपशिष्ट। इसका मतलब होता है कि कोई डेंजरस अपशिष्ट है, मतलब कोई खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ कौन से होंगे, ठीक है। तो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ क्या से कौन से होंगे, क्या मतलब इनका? इनका मतलब है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एक्ट है ना 1986 का, इसके अंतर्गत परिभाषित किए गए होंगे ना अपशिष्ट, वो परिसंकट में अपशिष्ट होंगे। तो ऐसे पूछ सकते हैं परिसंकट में अपशिष्ट नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार, मतलब इसको कहाँ से लिया गया है, इसकी परिभाषा कहाँ है? तो अपन कहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर इसको विनिर्दिष्ट किया गया या बताया गया इसके बारे में, ठीक है। अब आ गया निवासी। अब देखो छोटी सिंपल परिभाषा दे रहे कि निवासी कौन होगा, भूमि कौन होगी, लोग कौन होंगे, तो एक एक बार पढ़ लो, याद हो जाएगी। देख लो, जनरली क्वेश्चन पूछ लेते। निवासी को होगा जब वह किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त किया जाए, छोड़ो इसको, मामूली तौर से निवास करने वाला या कारोबार चलाने वाला, स्थावर संपत्ति का स्वामित्व या अधिभोग करने वाला कोई भी व्यक्ति विपरीत है। निवासी के अंदर कौन कौन से आएंगे? उस क्षेत्र में चाहे कुछ समय के लिए रहे, चाहे कभी कभी आके रहे, चाहे हमेशा रहे, वहाँ कोई बिजनेस कर रहा हो, कारोबार चला रहा हो अपना, या स्थावर संपत्ति इकट्ठी कर रखी हो उसने, उसकी प्रॉपर्टी हो, वहाँ उसका मालिक हो या उसका उपयोग कर रहा हो, वो व्यक्ति निवासी माना जाएगा नगर पालिका के अनुसार, ठीक है। अब नगर पालिका एक्ट के अनुसार भूमि कौन सी होगी, कि भूमि की परिभाषा क्या है? भूमि में ऐसी भूमि सम्मिलित है जिस पर निर्माण किया हुआ हो या जो जलाच्छादित हो, ठीक है ना। भूमि के अंदर कृषि भूमि नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। भूमि के अंदर याद आए जिसके ऊपर निर्माण, मतलब नगर पालिका कस्बों के अंदर बनाई जाती है जनरली, गांव में नगर पालिका नहीं बनाई जाती, ठीक है। तो ऐसी भूमि जिसके ऊपर निर्माण किया गया हो, मतलब घर बनाए हो या जल से ढकी हुई हो, ये दोनों भूमि के अंदर आएगी, ठीक है ना। ये याद रखना, कृषि भूमि इसके अंदर, भूमि सारी जमीन नहीं है, मतलब नगर पालिका के अंदर वो जो निर्माण वाली जमीन आएगी जिसके ऊपर घर बने हुए या जल से ढकी हुई हो, ठीक है। अब नवीनतम जनगणना आंकड़े, ठीक है। नवीनतम जनगणना आंकड़े कौन से हैं? अब नवीनतम जनगणना आंकड़े देखो, इसकी परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे तो, कि जो नई जनगणना है, जो लेटेस्ट जनगणना आई हुई, कि जैसे भी वर्तमान में 2011 की जनगणना के आंकड़े ही उपलब्ध है, वो जनगणना मानी जाएगी। जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं उस जनगणना को माना जाएगा। छोड़ो भाषा, भाषा क्या होता है? भाषा होता है, इसको बोलते हैं लॉजिंग हाउस बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे क्या होता है, तीर्थ यात्री हो गए या कोई यात्री हो गए, उनकी वास सुविधा, उनके मतलब रहने की सुविधा के लिए उपयोग में लाए जाने वाले भवनों का समूह है, या कोई भवन या किसी भवन का कोई भाग सम्मिलित है। समझ गए ना भाषा? जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं सराय बनाई हुई है, कोई धर्मशाला बनाई हुई है, तो इन सबको भाषा बोला जाएगा, जहाँ तीर्थ यात्री या यात्री रुक सके, ठीक है ना। तो जिस भी घर में तीर्थ यात्री को यात्री रुकेंगे उसको भाषा बोलेंगे, सिंपल सी चीज़ है। सदस्य कौन कौन होगा? अब इसको देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप कि सदस्य की परिभाषा क्या क्या है। सदस्य में क्या होता है? नगर पालिका का विधि पूर्वक सदस्य है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो नगर पालिका का सदस्य है, और नगर निगम के मामले में निगम पार्षद होगा, नगर परिषद के मामले में पार्षद, और नगर पालिका बोर्ड के मामले में सदस्य। सदस्य में कौन कौन आएंगे? निगम पार्षद आएगा,
ठीक है ना। निगम पार्षद आ गया, नगर निगम का तो हो गया नगर निगम का तो हो गया निगम पार्षद। नगर परिषद के मामले में आ गया पार्षद, ठीक है, और नगर पालिका के मामले में आ गया सदस्य। इन तीनों को बोला जाएगा सदस्य, ठीक है ना। सदस्य में कौन कौन शामिल है, ऐसे प्रश्न पूछे तो अपन कहेंगे कि नगर निगम वाले निगम पार्षद, नगर परिषद वाले पार्षद, और नगर पालिका बोर्ड वाले सदस्य। इन सब को मिला के इस एक्ट के अंदर सदस्य बोला गया, ठीक है। क्लियर है सदस्य मतलब क्या है, इन्हीं लोगों को सदस्य बोला जाएगा। अब दूध की परिभाषा दे दी। अब ये कोई परिभाषा देने की कि सबको ही पता दूध क्या होता है, क्रीम वाला दूध, बिना क्रीम वाला दूध, क्रीम निकाला हुआ, सूखा दूध, और ये टोंड दूध, ये सारे दूध होते हैं, ठीक है, छोड़ो इसको। नगर पालिका लेखा निर्देशिका, ठीक है, इसके अंदर होगा धाराईकरण में, याद कर लो। नगर पालिका लेखा निर्देशिका कौन से के अंदर आएगी, तो इसको सीधा सीधा याद कर लो कि धाराईकरण में के अधीन आएगी, ठीक है ना। जो नगर पालिका की लेखा निर्देशिका अकाउंटिंग मैनुअल जो इसके अंदर दिए हुए हैं, इसके अकाउंटों के बारे में, खाता वाता की जानकारी दी गई है, ठीक है ना। ऑडिटिंग का काम चलता है, वो धाराईकरण में के अधीन आएगी, ठीक है। ये चीज़ याद करने की है बस इसके अंदर। सीधा पूछेगा, जैसे 4-5 दे देगा कि फायर ब्रिगेड वाली आ गई, 252 के अंदर आई थी, धारा 252 के अंदर फायर ब्रिगेड वाले थे, ठीक है। 256 के अंदर, सॉरी 256 वाले में ये थे, धारा 92 के अंदर वित्तीय विवरण था। तो ऐसे 4-5 को लेकर आपस में मिलवा लिया जाएगा कि नगर पालिका लेखा निर्दिष्ट का धाराईकरण में के अधीन है, ठीक है। अब आ गया नगर पालिका का क्षेत्र, ठीक है। नगर पालिका के क्षेत्र से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र। सीधी सीधी बात, नगर पालिका का क्षेत्र कौन सा है कि राज्य सरकार समय समय पर बता देगी कि ये क्षेत्र नगर पालिका का है, ये एरिया नगर पालिका का अंडर आता है, वो नगर पालिका का क्षेत्र होगा। छोड़ो इसको, कोई कुछ नहीं पूछेगा इसमें से। अब आ गया नगर पालिका निधि। नगर पालिका की निधि कौन सी होगी, धारा 79 के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो होगी नगर पालिका निधि, ठीक है ना। इतना से याद रखना कि धारा 9 मतलब 79 के अंदर क्या है, 79 के अंदर क्या है, नगर पालिका निधि, ठीक है। धारा 91 में नगर पालिका लेखा निर्देशिका है। तो ऐसे मेन धाराएं हैं, जैसे 344 धाराएं हैं, तो सारी धाराएं याद नहीं करनी। अब आप देख लो कि कितनी बीच बीच में कितनी धाराएं आ रही है, ठीक है। और नगर पालिका निधि है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, ठीक है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में किसी नगर पालिका क्षेत्र में औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट को छोड़कर, ठीक है, औद्योगिक जो उद्योगों से निकलने वाला जो परिसंकट में अपशिष्ट है ना, मतलब परिसंकट में अपशिष्ट पीछे पड़ गए थे अपन, खतरनाक वाले अपशिष्ट है, ठीक है, इनको छोड़कर, उद्योग से निकलने वाले को छोड़कर नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में कौन कौन आएगा, औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए, जो उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट पढ़ के आते हैं ना शुरुआत के अंदर, जिसके अंदर क्या था, मानव अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट था, मतलब सारे थे, वो वाला आएगा। ठोस या अर्ध ठोस के रूप में पैदा होने वाला वाणिज्यिक और आवास संबंधी अपशिष्ट सम्मिलित है। मतलब नगर पालिका ठोस अपशिष्ट कौन कौन सा होगा, नगर पालिका का ठोस अपशिष्ट के अंदर उद्योगों वाला नहीं आएगा, बस उद्योगों का जो अपशिष्ट होगा ना उसको छोड़ दो। उसके अलावा वाणिज्यिक और आवास संबंधी ठोस, जैसे दुकानों का कचरा हो गया, कस्बे में बाजार का कचरा हो गया, घर में रह रहे हैं घरों के लोग, आवास वाला कचरा हो गया, ये सारा आएगा। जीव चिकित्सा अपशिष्ट हो गया, पशुओं का मल मूत्र, आदमियों का मल मूत्र, ये सारा इसके अंदर शामिल होगा। लेकिन उद्योग से निकलने वाला कचरा नहीं होगा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं नगर पालिका। नगर पालिका का क्या मतलब है, इस अधिनियम के प्रारंभ के समय विद्यमान या इसके उपबंधों के अनुसार गठित कोई नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड विपरीत। नगर पालिका के अंदर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड, ये तीनों आते हैं। जो त्रिस्तरीय संरचना है ना, तीनों के तीनों नगर पालिका बोले जाएगा तीनों को, ठीक है ना। अब आ गया अनापत्ति प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र क्या है, इसके सीधा सीधा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भले एनओसी जानते हो आप क्या होता है, कि जैसे किसी भी कार्य, जैसे आपको कोई कार्य करना है तो उसके लिए आपको पहले एनओसी लेनी पड़ेगी कि इसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, किसी को इस कार्य से तकलीफ तो नहीं है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। तो जो हकदार प्राधिकारी जारी कर देगा इसको, ठीक है ना।
और इसे अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्मिलित होगा। मतलब इसी को एक बार जारी होगा तो फिर ये होगा कि मतलब आपने एनओसी ले ली, इसका मतलब है कि आप उस कार्य को कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है ना। और इस एक्ट के अनुसार जो अधिकारी होगा वो इसको जारी करेगा। इसमें कौन सी, इसको कोई काम की चीज़ नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद में देख लीजिए न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब क्या होता है, जैसे पूछ लेंगे कि न्यूसेंस की परिभाषा क्या होती है, क्या है। कोई भी ऐसा कार्य, लोप मतलब किसी चीज़ को गायब कर दो, कोई काम कर दो, कोई स्थान हो, कोई जगह हो, कोई वस्तु हो, जो दृष्टि, घ्राण या श्रवण मतलब कानों के लिए, नाक के लिए और आँखों के लिए। ठीक है ना। मतलब देखने में दिक्कत हो जाए, किसी को सूंघने, नाक से संबंधित बीमारी हो जाए, सांस की, किसी को कानों की बीमारी हो जाए, इनकी क्षति, खतरा, शोभ गणना करे तो उनके लिए, या इनके कारित होने की संभावना हो कि ये हो सकते हैं इससे। ठीक है ना। या तो दृष्टि, घ्राण या श्रवण संबंधित, मतलब सुनने में दिक्कत हो, देखने में दिक्कत हो, या नाक में दिक्कत हो जाए, ऐसा कोई भी कार्य करो तुम जिससे ये सारी समस्याएं हो या इनके होने की संभावना हो, जो जीवन के लिए खतरनाक या स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती है, उस सब को न्यूसेंस बोला जाएगा। अब सीधा सीधा वहाँ आ सकता है कि न्यूसेंस, फिर 3-4 ऑप्शन रहेंगे, अपने को उनमें से पता करना है कि कोई भी काम या ऐसा कार्य कुछ भी उल्टा सीधा करो जिससे किसी की, जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा कचरा जला रहे हो, प्रदूषण कर रहे हो, तो किसी के ये आंखें जल रही है उससे, तो वो न्यूसेंस में आएगा। जैसे श्रवण, जैसे तुम बहुत तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बजा रहे हो, किसी के कान ही खराब हो जाएंगे, कान फट जाएंगे, तो इसको न्यूसेंस में काउंट किया जाएगा। ठीक है। देखिए लगभग आधी से ज़्यादा परिभाषाएं हो चुकी है और थोड़ी सी और बची है, और आपको इतना सा टाइम लगा, बिल्कुल सरल सरल चीज़ें। तो ये पूरा एक्ट ना इतना सरल है, बस इसकी भाषा थोड़ी सी टफ है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसके अंदर इसका मतलब क्या है। तो एक बार आपको मतलब समझ में आ जाएगा तो आप एक बार दोबारा रिवीजन कर लोगे, पूरा एक्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अब अधिभोगी। ठीक है। अधिभोगी कौन होगा? अधिभोगी होगा, आप देख लो, अधिभोगी के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति जो भूमि, भवन, ठीक है, जिसके संबंध में शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। देखो इसको कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भूमि, भवन है, इसका उपयोग कर रहा हो, या स्वामी को, ये जो भूमि भवन है ना, इसका जो स्वामी होगा, भूमि का भवन का मालिक होगा, उसको किराया दे रहा हो, किराया का कोई भाग दे रहा हो, मतलब ये ऐसी भूमि या भवन के अधिभोग के पेटे नुकसानी का तत्समय संदाय कर रहा हो। इस बात का मतलब है कि जैसे किसी उसकी ज़मीन का उपयोग कर रहा हो, तो उपयोग करने से, या किसी घर का उपयोग कर रहा हो, तो घर का उपयोग करने से घर को जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई कर रहा हो, किराया दे रहा हो भूमि के मालिक को, या संदाय करने का दायी है। इसमें किराया मुक्त अभिधारी, या कोई ऐसा आदमी जो उस भूमि पर रह रहा हो, उसका भोग कर रहा हो वस्तु का, जमीन का, ठीक है, लेकिन किराया भी नहीं दे रहा हो, तो वो अधिभोगी माना जाएगा। समझ गए कि भूमि या भवन का उपयोग करने वाला अधिभोगी होगा, परंतु अपनी स्वयं की भूमि या भवन में रहने वाला या उसका अन्यथा उपयोग करने वाला स्वामी उसका अधिभोगी समझा जाएगा। ठीक है ना। इसके अंदर आ गया कोई, जैसे आप अपनी भूमि पर रह रहे हो, अपने खुद के घर में रह रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो, तो आप भी अधिभोगी के अंदर आओगे। कोई किराया दे रहा है, कोई किसी का मतलब उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान कर रहा है, तो ये सब अधिभोगी आएंगे। सिंपल सी चीज़ ऐसे नहीं पूछी जाएगी जनरली। ठीक है। अब जैसे वो न्यूसेंस वाला पूछ सकते हैं, क्यों, ये थोड़ा सा अलग ट्रिकी शब्द है, तो इसे जनरली सबसे पता नहीं चल रहा है कि न्यूसेंस क्या है, तो इसे ये अपने को याद कर लेना, और याद हो गया, एक बार सुनने में याद हो गया। न्यूसेंस मतलब एक तरह से नॉनसेंस टाइप का कुछ भी है, ऐसा कोई नॉनसेंस काम कर रहा है कि मतलब जिससे लोगों को समस्याएं हो रही है। ठीक है। अब इसके बाद में आ गया गणोत्पादक पदार्थ। अब इस देखो, आप इस परिभाषाओं को याद करने का सबसे सीधा फंडा है कि इनके शब्दों पे ध्यान दो। शब्द के अंदर ही पूरी परिभाषा छिपी हुई रहती है। गणोत्पादक पदार्थ से मतलब है रसोई का कचरा, अस्तबल का कचरा, घोड़े जो होते हैं, घोड़ों वाला स्थान रहता है उसको अस्तबल कहते हैं। गोबर, गंदा, गलित, सड़ने वाला पदार्थ, किसी प्रकार की गंदगी जिसे मल में सम्मिलित नहीं किया गया हो। मतलब एक तो होता है जैसे सीवरेज की लाइनें होती है जो मल के अंदर जो चली जाती है आगे, उनका अलग से निष्पादन होता है, लेकिन ऐसा कचरा जो वहाँ नहीं डाल सकते, जैसे गोबर हो गया उसको उसमें थोड़ी डालेंगे, गंदा हो गया, गुड़ों का कचरा हो गया, रसोई का कचरा हो गया, ये सब बाहर रहता है। ठीक है ना। तो अगर इसको मल में सम्मिलित नहीं किया गया, मतलब वहाँ उसको प्रवाहित नहीं किया गया है, तो बच्चा कुच्चा पदार्थ गणोत्पादक पदार्थ में आएगा। ठीक है ना। याद रखो, गणोत्पादक गणना होती है, कचरा है एक तरह से, वेस्ट। अब अगली परिभाषा आ गई नगर पालिका का अधिकारी। नगर पालिका का अधिकारी कौन होगा? नगर पालिका का अधिकारी होगा इस अधिनियम के द्वारा या इस अधिनियम के अधीन
सर्जित या चालू रखे गए किसी पद को तत्समय धारण करने वाला कोई व्यक्ति विपरीत है। ठीक है ना। नगर पालिका अधिकारी होगा मतलब इस अधिनियम के अनुसार किसी आदमी को अधिकारी का पद के ऊपर बैठाया गया हो, वो नगर पालिका अधिकारी होगा। लेकिन इसके अंदर नगर पालिका या उसकी किसी समिति का कोई सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया ना। जैसे कौन कौन से नगर पालिका के सदस्य कौन कौन होते हैं? निगम पार्षद, अभी पढ़ के आए थे ना। नगर निगम वालों को क्या बोलते हैं? निगम पार्षद बोलते हैं। ठीक है, और जो नगर परिषद थे उनको पार्षद बोल रहे थे। ठीक है, और उसको नगर पालिका वालों को सदस्य बोल रहे थे। ये सारे सदस्य नगर पालिका के अधिकारी नहीं होते हैं, ये सदस्य होते हैं। नगर पालिका के अधिकारी वो होंगे जो इस एक्ट के अनुसार, ठीक है ना, उस पद को धारण करेंगे, वो नगर पालिका के होंगे अधिकारी। समझ गए। नगर पालिका अधिकारी के अंदर अपन इन सबको नहीं रखना है, निगम पार्षद को नहीं रखना, पार्षद को नहीं रखना, सदस्य को नहीं रखना। ठीक है ना, जो चुनाव के वहाँ बैठे हैं या कोई नॉमिनेट होके आया हुआ है। ठीक है। अब अन्य अभिकरण मतलब अन्य कोई एजेंसी, मतलब कोई भी संस्था या एजेंसी क्या होगी, कौन कौन हो सकते हैं? इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जनरली, फिर भी देख लो एक बार रीडिंग लगानी है। अन्य अभिकरण में प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी हो गई, फर्म हो गई, सोसाइटी, निगमित निकाय हो गया, कोई संस्था हो गई, सरकारी अभिकरण हो गया, कोई संयुक्त क्षेत्र का अभिकरण हो गया। जैसे या तो कोई प्राइवेट कंपनी हो या कोई सरकारी हो या जो सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सरकारी दोनों मिक्स हो, ये सारे या इस विधि के अधीन कोई या किसी भी अन्य विधि के अधीन कोई अभिकरण या कोई अन्य लॉ के अंदर बना रखा, इस जैसे एक्ट के कोई लॉ के अंदर बना रखा हो कि ये भी एजेंसी है, इसको मान्यता प्राप्त है, तो ये सब अन्य अभिकरण के अंदर आएंगे। ठीक है ना, जनरली ये कोई नहीं पूछा जाएगा ऐसे। अब आप देखिए कि स्वामी कौन होता है इस एक्ट के अनुसार। इस एक्ट के अनुसार स्वामी में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो स्वयं के मध्य या किसी व्यक्ति या सोसाइटी या किसी धार्मिक या पूर्व प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता या न्यासी के रूप में या रिसीवर के रूप में किसी भूमि भवन का या किसी भूमि या भवन के किसी भाग का किराया प्राप्त कर रहा है, या यदि वह भूमि या भवन उस भूमि या भवन का कोई भी भाग किसी अभिधारी को किराए पर दिया जाता है, वह ऐसा किराया प्राप्त करता है। समझ गए। स्वामी का मतलब हो गया ऐसा कोई आदमी जो किसी भी स्वयं के मध्य मतलब खुद के काम के लिए, सोसाइटी के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए या किसी ट्रस्ट के लिए भूमि को किराए पर दे रखा हो। ठीक है, उस भूमि का किराया प्राप्त कर रहा हो, या वह भूमि या भवन उस भूमि या भवन का कोई भी भाग अभिधारी को किराए पर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जो भूमि को किराए पर देता है इन सभी किसी भी कार्य के लिए, उस भूमि का जो मालिक होगा उसको स्वामी कहा जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है ये। जनरली यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ही कम है। ऐसी सीधी सीधी चीज़ें नहीं पूछेंगे, या तो जैसे जिसमें कोई धारा होगी वो पूछ लेंगे कि इस धारा के अनुसार क्या है, तो आपको ऊपर बताई दी, या कोई ऐसी ट्रिकी सी परिभाषा होगी हल्की सी जिसके अंदर पूछ लेंगे। ठीक है, अब जैसे वो पूछा जा सकता है सीधा सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि नगर पालिका सदस्यों में कौन कौन शामिल होता है, तो अपने को उसमें पता रहना चाहिए कि 3 चीज़ शामिल होती है। निगम पार्षद होते हैं, पार्षद होते हैं और सदस्य होते हैं, तीनों के। ठीक है, ये चीज़ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब जनसंख्या क्या है, आपको पता है जनसंख्या क्या है? जब वह किसी भी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त की जाए ऐसे स्थानीय क्षेत्र की वह जनसंख्या अभिप्रेत है जो उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई। बस इतने से याद रखो कि जो लास्ट की जनगणना आई है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए, जैसे वर्तमान में 2011 की जनगणना के आंकड़े ही प्रकाशित है, 2021 की जनगणना के आंकड़े आ रहे हैं लेकिन उसके पूरे आंकड़े नहीं आए हैं। ये बोला कि सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने चाहिए। इसका मतलब है कि अभी वर्तमान में अगर बोला जाए कि जनसंख्या क्या है, इसका मतलब कि 2011 वाली जनसंख्या के संदर्भ में बातचीत हो रही है। इतना सिंपल सा समझो। ठीक है, और ये पूछेगा भी नहीं। अब विहित क्या होता है? विहित का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ जैसे हो, इस अधिनियम के द्वारा या तद्दिन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों या बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित अभिप्रेत है। ठीक है ना, विहित के अंदर आएंगे कि जैसे कि अब आप देखिए विहित के अंदर इस एक्ट के द्वारा कोई नियम बनाए गए हो या कोई आदेश जारी किया गया हो या कोई उपविधियाँ जारी की गई हो, यह सब विहित होंगे। ठीक है ना, विहित को वैसे अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इसको प्रेस्क्राइब्ड बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेस्क्राइब्ड के अंदर क्या आएंगे? नियम आएंगे, आदेश आएंगे और उपविधियाँ आएंगी, ये सब विहित के अंदर आएंगे। ठीक है,
और अब आ गया सार्वजनिक स्थान। देखो, अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि एक्ट ऐसे पढ़ रहे हैं, सिंपल रीडिंग ही तो हो रही है। मैं आपको इसका बस सरल भाषा में अनुवाद करके दे रहा हूँ, बाकी याद तो आपको ही करना पड़ेगा। इतनी सिंपल चीज़ अगर आप इसको ध्यान लगा के सुनोगे ना, तो भी ये पूरा एक्ट याद हो जाएगा। क्योंकि इसमें अब आप देखो, इतनी चीज़ तक पढ़ते हो कि जनसंख्या क्या है, भूमि का मालिक कौन है, स्वामी किसको कहते हैं, तो इन सब के अंदर दिमाग सदस्य क्या होता है, नगर पालिका का अधिकारी कौन होगा, सीधी सीधी चीज़ें एक बार पढ़ने से ही पूरा एक्ट याद हो जाएगा। रटने की जरूरत है ही नहीं, सीधी सिंपल समझो चीज़ों को ध्यान लगा के बस। अब देखो, सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान से वह स्थान अभिप्रेत है जो निजी संपत्ति न हो और जनता के उपयोग या उपभोग के लिए खुला हो, चाहे ऐसा स्थान नगर पालिका में निहित हो या न हो। समझ गए कि नगर पालिका की सीमा में आता हो या नहीं आता हो, लेकिन जो निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, आम जनता के उपयोग के लिए खुला होना चाहिए, बस सार्वजनिक स्थान है। लोक प्रतिभूति, ठीक है। लोक प्रतिभूति क्या होगी? प्रतिभूति का मतलब होता है, प्रतिभूति जैसे एक होता है सिक्योरिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रतिभूति का मतलब होता है कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे भारत सरकार को पैसा चाहिए, तो भारत सरकार क्या करेगी, एक कुछ जैसे आप इकोनॉमी पढ़ लोगे तो उनमें पता पड़ जाएगा कि बॉन्ड जारी करती है, ठीक है। कोई और चीज़ जारी कर देती है, कोई ट्रेजरी बिल जारी कर देती है। तो इन बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, इन बॉन्ड को जैसे हम 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीद लेंगे और गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए दे देंगे। अब उस बॉन्ड में से लिखा रहेगा कि इस आदमी को 1 लाख रुपए दे दिया जाए। कुछ टाइम बाद जब हम बॉन्ड को वापस बेचेंगे फिक्स टाइम के बाद में, तो अपने को अपने रुपए के ऊपर ब्याज मिल जाएगा, अपना इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये लोक प्रतिभूतियाँ कौन कौन सी होगी इस एक्ट के अनुसार? राजस्थान सरकार या केंद्रीय सरकार या भारत के किसी राज्य की सरकार की प्रतिभूतियाँ। राजस्थान सरकार की सिक्योरिटी लोक प्रतिभूति हो सकती है, केंद्र सरकार की हो सकती है, या किसी दूसरे राज्य की प्रतिभूतियाँ हो सकती है। इनको लोक प्रतिभूति बताया गया है, ठीक है ना, मतलब इनकी। या किसी भी ऐसे आदेश द्वारा जो राज्य सरकार इस निमित्त करे अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत कोई प्रतिभूति, या राज्य सरकार कोई भी आदेश या प्राधिकृत कर द्वारा जो मतलब कोई भी प्रतिभूति जारी करे राज्य सरकार द्वारा, ये प्रतिभूतियों में आएगा, ठीक है ना। अब देख लो कि सार्वजनिक मार्ग। सार्वजनिक मार्ग क्या है? अब देखो, सीधा सीधा दिख रहा है। अब इसको परिभाषा के नाम से ही स्पष्ट है, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिस पर होकर जनता को आवागमन का अधिकार है वो है, जिससे इससे पूर्व नगर पालिका निधि, राज्य सरकार की निधि, या तो नगर पालिका की निधि मतलब वहाँ नगर पालिका का जो अकाउंट है पैसा है उसके द्वारा, या राज्य सरकार की निधि राज्य सरकार का पैसा, या केंद्र सरकार की निधि, या अन्य सार्वजनिक निधि या अन्य कोई दूसरा फंड है गवर्नमेंट का, से समतल करवाया गया हो। मतलब कोई रास्ता हो जिस पे जनता जा रही हो, या कोई ऐसी सड़क जिसके ऊपर नगर पालिका ने या इसने भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने या और कोई पब्लिक फंड हो उसके द्वारा इसको जैसे अच्छा करवा दिया हो, समतल करवा दिया हो, बढ़िया सड़क बनवा दी हो, समतल करवाया गया हो, पत्थर जड़वा दिए हो, डामर बिछाई गई हो, जल शरण या मल नालियाँ बनवाई हुई हो, मरम्मत करवाई हुई हो, ये सब सार्वजनिक मार्ग के अंदर आएंगे। अगर गवर्नमेंट पैसे लगा के कोई सड़क बना रही है तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सार्वजनिक मार्ग है वो, अपने पता है, कॉमन सेंस की चीज़ें। या जो इस नियम के किसी भी उपबंध के अधीन सार्वजनिक मार्ग हो जाता है, ठीक है ना। या गवर्नमेंट इस एक्ट में लिख दे कि ये ऐसी स्थितियां पूरी करने वाली या ये जगह ऐसे सार्वजनिक मार्ग होगी, या गवर्नमेंट को आदेश पारित कर दे कि ये जगह सार्वजनिक मार्ग, तो ये सार्वजनिक मार्ग होगा। अब आप देख लो कि कूड़ा करकट, ठीक है। कूड़ा करकट में क्या होगा? कूड़ा करकट में आएगा धूल, राख, टूटी ईंटें, चूना, गारा, कांच के टुकड़े और किसी भी प्रकार का कचरा जो घृणोत्पादक पदार्थ नहीं है। समझ गया? मतलब ये कूड़ा करकट के अंदर ये घृणोत्पादक पदार्थ है ना, कौन से? जो रसोई वाला कचरा था, गीला कचरा था, गोड़े अस्तबल का कचरा था, गोबर था, ये वाला कचरा घृणोत्पादक में पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। ये कूड़ा करकट में नहीं आएगा, समझ गए। तो घृणोत्पादक वाला कचरा था, ये वाला कचरा अलग रहेगा। और इसके अलावा जो धूल, राख, सूखा मतलब सूखा कचरा देख रहे हो, धूल, राख मतलब जो एक तरह से कूड़ा करकट ढेर पड़ा रहता है ना बाहर, ईंटों का, सीमेंट का, कांच के टुकड़े, धूल, राख, उसको कूड़ा करकट बोलते हैं। नियम, नियम क्या होगा? इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया कोई नियम अभिप्रेत। मतलब नियम है कि इस अधिनियम के अंदर लिखा गया हो कि ये नियम है, वही नियम होगा। अनुसूचित जाति। अब अनुसूचित जाति कौन सी होगी? संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950, ठीक है। मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब एससी में कौन कौन आएगा? इसका मतलब है कि संविधान अनुसूचित जातियां आदेश है 1950 का, उसमें भी निर्दिष्ट जातियों में से कोई भी जाति।
मतलब भारत सरकार का जो 1950 का एससी का जो आदेश है उसके अंदर जिन जिन जातियों का नाम लिखा गया है वो अनुसूचित जाति होगी। अनुसूचित जनजाति यही एक्ट है। अनुसूचित जनजातियों आदेश है 1950 का, उसके अंदर कोई भी लिखी हुई जाति जनजाति होगी वो अनुसूचित जनजाति में आएगी। और इस एक्ट के अंदर कोई अनुसूचित जाति लिखी होगी वो एससी के अंदर आएगी और ये एसटी के अंदर आएगी। ठीक है ना। मतलब ये 1950 वाला जो आदेश है ना, तो अगर जनजातियों के बारे में आदेश है उसके अंदर जिन जिन जातियों का नाम लिखा हुआ है वो तो जनजाति में आएगी। और इस एक्ट के अंदर जिन जिन जातियों के बारे में नाम लिखा गया वो अनुसूचित जाति के अंदर आएगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ये याद रखना कि 1950 का ये आदेश। अभी देखो ये चीज़ पढ़ने की, क्या मल मल क्या होता है? मल से विष्टा शौचालयों, मल मूत्रों, मलकूपों, नालियों की वस्तुएं हैं। ठीक है ना। इसमें सभी प्रकार के व्यावसायिक बहिर्स्राव विनिर्माणशालाओं से निस्तारण सम्मिलित है। ठीक है ना। मतलब वेस्ट मटेरियल मल है। छोड़ो, ऐसे कोई नहीं पूछेगा मल क्या होता है, लिख दिया यहाँ पे। राज्य, अब देखो ये काम की चीज़ है। राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा साफ साफ दी गई है गवर्नमेंट से इसके अंदर कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 10 द्वारा यथागठित राजस्थान राज्य है। राज्य का मतलब है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 10 के अंदर लिखा गया है कि ये राजस्थान राज्य है। ठीक है ना। तो ये पूछ सकते हैं कि 2009 वाले एक्ट के अनुसार राज्य शब्द कहाँ से लिया गया है या ये इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है जो 1 नवंबर से प्रभावी हुआ था, 1 नवंबर 1956 से। ठीक है ना। इसकी धारा 10 के अंदर लिखा गया है कि राजस्थान राज्य है। ठीक है ना, सिंपल चीज। राज्य वित्त आयोग देख लो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एम, इसका मतलब है कि 243 वाई के साथ पठित अनुच्छेद 243 जय मतलब है कि 243 आई। ठीक है। इन 243 वाई आर्टिकल और 243 आई आर्टिकल, इन दोनों आर्टिकलों का प्रयोग करके राजस्थान के राज्यपाल द्वारा यथागठित राजस्थान वित्त आयोग अभिप्रेत राज्य वित्त आयोग होगा। आर्टिकल 243 वाई, आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। बस इतना से ध्यान रखना। 243 वाई के अंतर्गत तो करता है जो ये नगरीय निकाय होती है इनका करता है, और 243 आई के अंदर पंचायती राज का वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। अब आ गया मार्ग। अब देखो मार्ग कौन सा है? रास्ता। मार्ग का मतलब रास्ता। रास्ता कौन सा है? कोई ऐसी सड़क है, पुल, पैदल मार्ग, गली, अहाता, चौक, वीथी। ठीक है। जो जनता की चाहे स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से पहुंच में हो, वह आम रास्ता हो या नहीं हो, इसमें सम्मिलित है। ठीक है ना। और ये रास्ते में ये सब सम्मिलित है। और रास्ते के दोनों ओर नालियाँ होगी, गटर होंगे, परिनिश्चित सीमा तक की भूमि। जैसे क्या होता है, आप देखो कि कई बार गवर्नमेंट से सड़क इतनी सी होती है लेकिन यहाँ तक गवर्नमेंट के पिलर गड़े हुए रहते हैं, खंबे गाड़ के रखती है, चिन्ह बनाकर, निशान बना कर रखती है। तो ऐसा रहता है कि यहाँ तक की सीमा इसके अंदर आ रही है। ठीक है ना। जैसे ऐसी भूमि किसी पर बरामदे या अन्य ऊपरी संरचना का भाग आगे निकला हुआ हो। कहने का मतलब है कि सड़क के जैसे कुछ लोग करते हैं, जैसे सड़क है, अब ये सड़क है, अब यहाँ पे बरामदा बना देंगे, आगे यहाँ तक निकाल देते हैं, उसके आगे आपने देखा होगा सीढ़ियाँ बना देंगे ज़बरदस्ती। तो ये रास्ते के अंदर शामिल होगा, चाहे तुम बरामदा ही बना लो उसके अंदर। ठीक है ना। और कौन कौन शामिल होगा? प्रत्येक खाली जगह, चाहे वह निजी संपत्ति हो, चाहे वहाँ जाना किसी दरवाजे, स्तंभ, जंजीर अथवा अन्य का अवरोध द्वारा पूर्णतः या आंशिक बाधित हो। जैसे क्या होता है, तुम्हें बताओगा कि ये रास्ता होता है कई बार, और यहाँ से बड़े बड़े पिलर लगा लगा के उनके बीच में से सांकड़ बांध देते हैं। ठीक है ना। जंजीरें बंधी हुई होती है, यहाँ पिलर होगा, यहाँ पिलर होगा, यहाँ जंजीर होगी, आप इधर कूद के नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ भी सड़क फुटपाथ बना हुआ रहता है। तो ये सारा कुछ रास्ते के अंदर काउंट होगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ है, रास्ते के अंदर आ गया। और अब आप आगे देख लिए उपविभाजन। ये कोई सिंपल सी चीज़ है, इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उपविभाजन से भूमि के किसी खंड या टुकड़े का दो या अधिक भागों में विभाजन। समझ गया। उपविभाजन मतलब है कोई भूमि का खंड का टुकड़ा है, उसका 2-3 भागों में बांट दो, उसको उपविभाजन बोलेंगे। ठीक है। अब देखो ये देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको देख लो। कर टैक्स क्या क्या होगा? टैक्स में इस अधिनियम के अधीन कोई पथकर मतलब होता है टोल टैक्स। ठीक है। टोल टैक्स हो गया। रेट होता है, कर होता है वो आ गया। उपकर होता है जिसको बोलते हैं सेस।
ठीक है ना, मतलब कर के ऊपर कर लगाया जाता है। ये ऊपर क्या होता है, किसी उद्देश्य विशेष की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है। जैसे भारत में स्वच्छता के ऊपर सेस लगता है, कि जैसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसके ऊपर कुछ 1-आधा% और एक्स्ट्रा ले लेती है कि ये हमें स्वच्छता के नाम पे, मतलब साफ सफाई के लिए स्पेशल टैक्स दो, तो उसके कर के ऊपर कर, मतलब उपकर हो गया, ठीक है, वो आ गया। फीस लेती है कोई, या अन्य कोई लाग, मतलब और कोई अन्य लाग हो कि ये पैसे लगेंगे या ये चीज़ का टैक्स लगेगा, ये टैक्स में आएंगे। मेनली क्या आ गए, पथकर आ गया, रेट आ गया, उपकर आ गया, फीस आ गई, ठीक है। और कोई एक्ट के अंदर लिखी हुई बात हुई हो कि इस बात का पैसा लगेगा, इस बात का टैक्स लगेगा, वो भी टैक्स के अंदर शामिल होगा, ठीक है। और अब आप देखिए संक्रमणशील, ये बोल रहा है कि संक्रमणशील कौन सा ये क्षेत्र है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कि कोई संक्रमणशील क्षेत्र कौन सा होगा। ऐसा क्षेत्र होगा जो कोई लघुत्तर नगरीय क्षेत्र या कोई बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच का होगा, उसको संक्रमणशील क्षेत्र बोलेंगे। सेम भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ये तय है कि अधीन विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र अभिप्रेत है। कहने का मतलब है कि सीधा सीधा पूछा जा सकता है क्या, कि कोई संक्रमणशील क्षेत्र कौन सा होगा, तो अपने को इतना याद रख लो कि आर्टिकल, एक सेकेंड, ठीक है, देखिए देखो, आर्टिकल 243 क्यों, इसके ये जो है ना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर्टिकल 243 क्यों, इसमें याद कर लो सीधा सीधा, क्योंकि पेपर दोनों भाषा में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंतर्गत लिखा गया कोई भी क्षेत्र होगा ना, वो संक्रमणशील क्षेत्र होगा, ठीक है ना। अब होगा नगरीय भूमि। नगरीय नगरीय भूमि कौन सी होगी, नगरीय विकास के प्रयोजन के लिए किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित या उसके व्ययन पर रखी गई कोई भूमि विपरीत है। नगरीय भूमि का मतलब हो गया कि नगरीय विकास के प्रयोजन के लिए तत्समय तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन, मतलब जैसे कि किसी पुराने ज़माने में कोई, मतलब ज़मीन रखी गई है, कोई भूमि रखी गई है कि यहाँ पे नगर बसाया जाएगा, या शहर का ये हिस्सा बसाया, पार्क बनाया जाएगा, कुछ भी बनाया जाएगा, ठीक है ना। या किसी उस टाइम को कानून था, उस कानून के अनुसार कि ये ज़मीन रखी गई है, तो वो हो गई। या किसी स्थानीय अधिकारी में निहित हो कि कोई अधिकारी के, मतलब उस, जैसे कोई भी स्थानीय अधिकारी होगा, उसने कर रखा होगा कि ये ज़मीन इस कार्य के लिए होगी, उसने किसी विधि के तहत कानून बना रखा होगा, तो वो जो रखी हुई भूमि होगी ना, वो नगरीय भूमि आएगी, ठीक है ना। ऐसे पूछने वाला कोई सवाल जैसी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आप देखो यान, यान का मतलब होता है व्हीकल, तो व्हीकल में कौन कौन आएंगे, ठीक है। व्हीकल में आएंगे साइकिल आ जाएगी, ठीक है। आप देखो यान, यान का मतलब होता है व्हीकल, तो व्हीकल में कौन कौन आएंगे, ठीक है। व्हीकल में आएंगे साइकिल आ जाएगी, 3 पहियों की साइकिल आ जाएगी, स्वचालित मोटर कार आ जाएगी, पहिएदार ऐसा प्रत्येक वाहन सम्मिलित है जो किसी सार्वजनिक मार्ग पर प्रयुक्त किया जाता हो, ठीक है। अब यान की परिभाषा कोई बताने की जरूरत थोड़ी, आप सब पता है आपको, मोटर कार साइकिल सारे आ गए इसके अंदर, ठीक है, जो सार्वजनिक मार्ग पर चल रहे हो ये यान होंगे। अब होगा उपाध्यक्ष कौन कौन है। अब जैसे पहले अपने अध्यक्ष पढ़े थे, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन कौन थे, नगर नगर निगम के मामले में तो मेयर या महापौर था, नगर परिषद के मामले में सभापति था, और नगर पालिका के मामले में अध्यक्ष ही था। अब अपन उपाध्यक्ष देखेंगे, तो नगर पालिका बोर्ड के मामले में तो उपाध्यक्ष ही बोलेंगे, अध्यक्ष को अध्यक्ष बोलेंगे, नगर परिषद के मामले में उपसभापति बोलेंगे, और नगर निगम के मामले में उप महापौर बोलेंगे। ये उपाध्यक्ष होंगे, कि नगर निगम में उपाध्यक्ष को क्या बोलते हैं, महापौर, नगर परिषद में क्या बोलते हैं, उपसभापति, और नगर पालिका बोर्ड में क्या बोलते हैं, उपाध्यक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। अध्यक्ष का आपको पहले बता ही दिया। अब ग्राम क्या होगा, ग्राम का मतलब क्या है, ग्राम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड 6, ठीक है ना, के अधीन विनिर्दिष्ट कोई भी ग्राम, मतलब ये आर्टिकल 243, इसका मतलब हो गया तो जी 243 जी, ठीक है ना। तो आर्टिकल 243(6) है ना, 243 जी, इसके अधीन कोई भी ग्राम होगा वो ग्राम होगा, बस 243 जी में लिखा हुआ कि ये ग्राम है तो वो ग्राम है, ठीक है ना। मतलब ग्राम की परिभाषा इसमें दी गई 243 जी के अंदर। जैसे ये था कौन सा था कि संक्रमणशील क्षेत्र कौन सा होगा, 243 क्यों में बताया गया,
ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ें। अभी तक एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आया जिसमें मतलब आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत लगे। बस ध्यान से इस एक्ट को पढ़ लो एक बार। वार्ड, वार्ड क्या होगा? वार्ड से धारा 9 के अधीन बनाया गया कोई वार्ड। वार्ड का गठन कौन सी धारा के अधीन किया जाएगा? धारा 9 के अधीन वार्ड का गठन किया जाएगा। वार्ड समिति, धारा 54 के अधीन वार्ड समिति बनाई जाएगी। ठीक है ना, धारा 9 के अधीन तो वार्ड बनाया जाएगा, धारा 54 के अधीन वार्ड समिति बनाई जाएगी। अपशिष्ट प्रबंध, अपशिष्ट प्रबंध का क्या मतलब है? नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और वहन, मतलब उसका निपटान, निष्पादन। ठीक है ना, तो अपशिष्ट प्रबंध में ये सब आएंगे कि नगर पालिका ठोस का अपशिष्ट का संग्रहण करेगी, उसका पृथक्करण करेगी, काम की चीज़ें निकालेगी, और वेस्ट का इकट्ठा उसका भंडारण करेगी, उसका ट्रांसपोर्ट मतलब उठा के लेके जाएंगे कचरे को, और उसका प्रसंस्करण मतलब उसमें से जो खराब कचरा, उसका जो कहाँ जैसे कोई धातु होगी या कोई प्लास्टिक होगी उसको अलग निकाला जाएगा, काम की चीज़ों को निकाला जाएगा, फिर उसका बची कुछ चीज़ों का निपटान किया जाएगा। ये सब आएगा अपशिष्ट प्रबंध के अंदर आएगा। अब आ गया पूर्ण संख्या या कुल संख्या। ठीक है ना, ये किसका मतलब क्या है? नगर पालिका के सदस्यों के बारे में होगी ये कि धारा 6 है ना, उसकी उपधारा 1 के अंतर्गत जो भी सदस्य होंगे उनकी पूर्ण संख्या कुल संख्या मानी जाएगी उनकी। ठीक है ना, और के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों को अपरिचित करते हुए तत्समय धारण पद करने वाले सदस्यों की कुल संख्या है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि नगर पालिका पूर्ण संख्या है कुल संख्या, कुल संख्या का मतलब है कि तत्समय पद धारण करने वाले सदस्यों की कुल संख्या। बस इतना से याद रखो, धारा 6 याद रख लो। पूर्ण संख्या कुल संख्या सदस्यों की जो पद धारण करने वाले उन धारा 6 में दी गई है, बस ये याद रखो, और इसमें से कोई काम की चीज़ न रखिए। और ये चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। चैप्टर 2 को अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे। और इसके अंदर देखा आपने दो सेक्शन पढ़ लिए अपन इसके। ठीक है ना, सेक्शन 1 में तो इसका प्रसार वगैरह एक्ट के बारे में वो सामान्य जानकारी थी, और जो सीधा सीधा था ना क्या, सेक्शन 1 देखो ये, इसके अंदर एक धारा 2 धारा थी, एक धारा के अंदर तो संक्षिप्त नाम प्रसार प्रारंभ पढ़ा है, और धारा 2 के अंदर अपने परिभाषाएं पढ़ी है काफ़ी सारी। ठीक है, तो इसका अगली क्लास में इसका रिवीजन करवा देंगे मेन चीज़ों का। और तब तक के लिए आपको थैंक यू।